हेलो, हाय एवरीवन, स्वागत आप सभी का। तो आज हम एक नया टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा इसको लास्ट तक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू करने से पहले हम इसकी आज पृष्ठभूमि देखें कि जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते आज की कक्षा। जलियांवाला बाग हत्याकांड। हम इसकी पृष्ठभूमि देखें सबसे पहले। तो ये दौर था 20वीं सदी का दूसरा दशक चल रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय अराजकता का माहौल छाया हुआ था। युद्ध के कारण गरीबी बेरोजगारी उच्च मात्रा में थी और जो कांग्रेस के जो दो दल थे, उग्रवादी और उदारवादी, वो भी आम जनता में अपना जो विश्वास है वो ज़्यादा कायम नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ उस समय सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिल रहा था। जैसे हम देखते हैं कि जो 1919 का अधिनियम आया था उसमें भी सांप्रदायिकता को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो इन सब के चलते उस समय जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो भी उद्भव हो रही थी। जो लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस के कार्यों से। जो संवैधानिक सुधार अंग्रेज कर रहे थे उनसे भी संतुष्ट नहीं थे। इसके चलते क्रांतिकारियों का उद्भव हो रहा था। तो इन क्रांतिकारी उद्भवों को लेकर सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 1919 में, फरवरी 1919 में। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। इस समिति ने जो सिफारिशें दी थी और जिसके आधार पर एक कानून बनाया गया था उसे ही रोलेट एक्ट कहा जाता है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बना कानून रोलेट एक्ट कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि रोलेट एक्ट में प्रमुख बातें क्या कुछ थी। क्या कहा था रोलेट एक्ट में। तो इसके प्रमुख बातें या प्रमुख बिंदु। तो रोलेट एक्ट में कुछ 3-4 बातें थी। एक तो थी कि बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी, बिना वारंट के गिरफ्तारी। और विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई होगी। और किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तार करना यानी कि इसमें आपको कारण नहीं बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई होगी। और ये विशेष न्यायालय जो फैसला देते थे उनको अंतिम माना जाता था, और इन विशेष न्यायालयों की अपील किसी भी अन्य न्यायालय में, उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती थी। विशेष न्यायालय के जो जजों द्वारा फैसला किया जाता था उसकी अपील अन्य न्यायालय में, अन्य उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, अन्य न्यायालयों में नहीं की जा सकती थी। तो इन सब प्रमुख बातों की वजह से इसको काला कानून भी कहा गया रोलेट एक्ट, क्योंकि ये जो युद्ध काल में है इनके जो शर्तें हैं वो
ठीक लगती है, क्योंकि इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसको भी पूरी तरह से एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि बिना आपको कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप कुछ भी बोलोगे सरकार के खिलाफ तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसको काला कानून भी कहा गया। युद्ध काल में तो ये ठीक है, लेकिन जो सामान्य काल होता है, जो नॉर्मल जीवन चलता है अपना, उसमें यह कानून ठीक नहीं था। तो इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया, जिसे रोलेट सत्याग्रह कहते हैं। रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 की तारीख है वो डिसाइड की थी कि 6 अप्रैल को हम एक जन आंदोलन करेंगे रोलेट के जो एक्ट है उसके खिलाफ। और विश्व जो भारत भर में, पूरे भारत भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन उस समय क्या होता था कि संचार के साधन तो होते नहीं थे इतने, जैसे कि आज के टाइम में फेसबुक व्हाट्सएप है, उस तरह के कुछ ज़्यादा संचार के साधन नहीं थे। तो जो डेट की जो गड़बड़ी की वजह से यह जो सत्याग्रह है ये पहले ही प्रारंभ हो गया, और इसमें नेतृत्व भी नहीं था, क्योंकि इसकी जो तिथि थी वो 6 अप्रैल डिसाइड की गई थी, उससे पहले ये प्रारंभ हो गया। तो कुशल नेतृत्व भी, उच्च नेतृत्व भी इसको नहीं मिला। तो अनेक जगह पर हिंसक घटनाएं घटित हुई। इसमें हिंसक घटनाएं, ये हिंसक घटनाएं कहाँ हुई? दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में, बंगाल में इत्यादि जगहों पर अनेक हिंसक घटनाएं घटित हुई, जिसमें पंजाब में सबसे ज़्यादा घटनाएं। इसी के चलते 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग एक जगह है अमृतसर में, जलियांवाला बाग ये एक जगह है। यहाँ पे वैसाखी का दिन था, मेला भरा हुआ था, लोग इकट्ठे हुए थे। पहले क्या होता था कि जब संचार के साधन नहीं होते थे तो उस समय जो नेता लोग थे वो लोगों को कैसे भाषण देते थे, इकट्ठा कैसे कर पाते थे? तो इन्हीं मेले त्यौहार थे, उनका बहुत बड़ी भूमिका होती थी। लोग अक्सर आसपास के गांव में, जो नज़दीकी शहर होता था वहाँ के आसपास के गांव में लोग इकट्ठा होते थे मेले त्योहारों में, और वहाँ पर जो नेता है वो अपने अभिभाषण देते थे, लोगों को जागरूक किया करते थे सामाजिक राजनीतिक रूप से। तो 13 अप्रैल को पंजाब में वैसाखी का दिन था। ये सरदारों में बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, तो लोग इकट्ठे थे आसपास के लोगों में। तो वहीं पर कुछ राजनीतिक लोग भी आए हुए थे जो लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर को यह सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो रखे हैं। तो जनरल डायर ने अपनी सेना बुलाई और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, अंधाधुंध गोलीबारी करवाई, अंधाधुंध फायरिंग करवा दी वहाँ पे। और 1000 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे मारे गए। 1000 से ज़्यादा लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी थे उसमें। और उसमें वो जलियांवाला बाग जो जगह थी उसमें निकलने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। 3 ओर से वो पूरी तरह से पैक्ड थी, और जो एक दरवाज़ा था वो भी बहुत छोटा था, और उस पर जनरल डायर ने अपनी सेना खड़ी कर दी थी चारों ओर। तो निकलने के लिए लोगों को जगह नहीं मिली। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे, जब तक गोलियाँ ख़त्म नहीं हुई तब तक उन पे गोलियाँ चलती रही। तो 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला नरसंहार हुआ। जब यह घटना घटित हुई तो देश भर में इसका व्यापक विरोध किया गया, इसकी भर्त्सना की गई। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। उस समय उपाधियां मिलती थी लोगों को, तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दी। और महात्मा गांधी ने भी इसको भरपूर जो इसकी आलोचना की, संपूर्ण देश भर में इसकी आलोचना की गई। इसके बाद इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक कमेटी भी बिठाई। अंग्रेज़ों द्वारा एक कमेटी बिठाई गई, हंटर, जिसको बोलते हैं हंटर आयोग। और हंटर आयोग ने क्या कहा? हंटर आयोग ने कहा कि जो भी जनरल डायर ने किया है उसने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि रोलेट एक्ट चल रहा था और लोगों को पहले ही सूचित किया जा चुका था। और जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था वहाँ पे भी लोगों को पहले
चेतावनी दी गई थी, लेकिन लोग वहाँ से गए नहीं, इसलिए जनरल डायर ने गोली चलाई और जनरल डायर को सम्मानित किया गया। जनरल डायर को सम्मानित किया गया। तो ये जलियांवाला बाग की कुछ बातें हैं। और हाँ, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसमें एक बात आप याद रखना कि 2 सत्याग्रही डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, रोलेट एक्ट के चलते इन दोनों को पंजाब से निकाला दे दिया था, पंजाब से निकाल दिया गया था। तो इनको वापस बुलाने के लिए जो इनको निकाला था, इसके विरोध में भी लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ भी किया था, और इन 2 जो नेता थे पंजाब में, इनको वापस बुलाने के लिए भी इन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया था, इसलिए जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुई थी। इसके बाद लगभग 20 अप्रैल के आसपास, 19 या 20 अप्रैल के आसपास, हफ्ते भर में गांधी जी ने अपना जो रोलेट सत्याग्रह था उसको वापस ले लिया। तो आप इसको याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे, उनको वापस बुलाने के लिए, उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी या उनको पंजाब से निकाला गया था, उसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया था। वहाँ पे जनरल डायर आए, उन्होंने बिना कुछ देखे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहाँ से निकलने का केवल एक रास्ता था, जिसके ऊपर जनरल डायर ने अपनी सेना को खड़ा कर दिया था, और जब तक गोलियाँ ख़त्म नहीं हुई तब तक उन पर गोलियाँ चलती रही, और 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं वो मारे गए। और ये इसकी पृष्ठभूमि मैंने बताई कि जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रोलेट एक्ट आया था उसके परिणाम स्वरूप हुआ था, तो आप इसको याद रखना। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए, और बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। तो वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।